नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जो बैठी हैं परिचय की मोहताज नहीं है। बीते 3 सप्ताह के दौरान लगातार इनकी तस्वीरें, इनके बारे में खबरें दुनिया भर के चैनलों पर आपने देखी होगी, जहां भी देश विदेश जहां भी आप रहे हो। नाम है इनका विनेश फोगाट। कुश्ती के अखाड़े में देश दुनिया में मशहूर हो चुकी विनेश ओलंपिक के फाइनल पहुंचने से पहले डिस्क्वालीफाई हुई। क्यों हुई, क्या हुई, ये सब आप जानते हैं। लेकिन अब वही विनेश फोगाट सियासत के अखाड़े में सियासी लड़ाई में कूदी हैं पेरिस से आने के बाद। वो अखाड़ा जिसमें दाव पेच हैं, जिसमें साजिशें हैं, जिसमें पर्दे के पीछे की चालें हैं, जिसमें कई ऐसे दुश्मन हैं जो सामने से दिखते नहीं, और बहुत कुछ जनता का जनादेश पर तय होता है इस अखाड़े के फैसले का या इस अखाड़े का नतीजा। तो अब उस अखाड़े में, सियासी अखाड़े में विनेश अगर उतरी हैं तो क्या सोचकर? बहुत सारे सवाल हैं जो कुछ पेरिस में हुआ, बहुत सारे सवाल हैं जो दिल्ली आने के बाद हुआ, बहुत सारे सवाल हैं जो जुलाना में लड़ने के फैसले से जुड़ा है। और मैं हूं इस वक्त जुलाना में। जिंद जिले की विधानसभा सीट है, पीछे विनेश फोगाट की ससुराल है और इनके परिवार के लोग हैं। और ये इलाका इस बार विनेश फोगाट को यहां से जिताकर भेजता है, कितने वोटों से जिताकर भेजता है, क्या फैसला करता है, बहुत कुछ 5 अक्टूबर के फैसले से तय हो जाएगा। तो विनेश, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बहुत एक लड़ाई होती है जो आपने, कितने साल आप कुश्ती लड़ी अगर हम बचपन से देखें तो? मैंने 6 साल की उम्र में स्टार्ट किया था सर। 30 की हो गई हूँ, तो ऑलमोस्ट 24 साल कुश्ती लड़ी। हाँ जी। और 24 साल की वो लड़ाई जहाँ जो दुश्मन होता है वो आमने सामने होता है। दुश्मन मतलब जो आपका प्रतियोगी होता है, पता है कि इसको पछाड़ना है। और वैसे ही आपने पेरिस में आपने एक दिन में 3 पहलवानों को पछाड़ा। उसमें ऐसी भी थी जो ओलंपियन थी, जो गोल्ड मेडलिस्ट थी। लेकिन फिर भी सामने होता है ये जो अखाड़ा है, ये जो सियासत है, इसमें बहुत कुछ दाव पेच है। तो वहाँ से यहाँ का सफ़र आपने बहुत जल्दी तय किया है। तो अभी पहला जो आपके जहन में क्या सब आ रहा है? क्योंकि बहुत तरह की बेचैनियाँ होगी, मैं आपके चेहरे के भाव से अंदाज़ा लगा रहा हूँ। क्योंकि जो तजुर्बा था 24 साल का और अब जो हो रहा होगा पिछले 48 घंटे में, ये डिफरेंट है, और अभी से जो होगा वो डिफरेंट होगा। नया एक्सपीरियंस है सर। और मैं बहुत गांव से जुड़ी हुई लड़की हूँ। गांव से हम आते हैं। आज मेरी फैमिली गांव में ही रहती है। तो जब गांव में घर बनाया था सब लोग कि नहीं इधर इतना पैसा क्यों लगाते हो, शहरों में जाओ। लेकिन आज भी हमारी वही सोच है, आज भी मेरी भी वही सोच है। मेरे को गांव में जितना अच्छा लगता है मेरे को कहीं नहीं लगता। तो उसी गांव में आके वो बुजुर्ग, जो हमारी जो एक सभ्यता, हरियाणा में क्या होता है ना, जो बुजुर्गों के पास में जो नॉलेज है, जो वो बता सकते या सिखा सकते हैं आपको, वो कोई किताब या कोई ज़िंदगी का कोई भी एक दौर है वो आपको नहीं सिखा सकता। उनके बीच में आना। और ऑब्वियसली मैं अपनी ससुराल में हूँ। मैं शादी के बाद कभी इतना रही नहीं हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स करते हैं तो वो या तो आप स्पोर्ट्स ही कर सकते हो या पब्लिक लाइफ में रह सकते हो। मैं किसी की शादी में या कभी भी किसी भी इवेंट में मैं नहीं गई हूँ। सिर्फ एक था रेसलिंग। अभी जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे मिल रही हूँ, उनको जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती नहीं थी इतनी अच्छे से, क्योंकि कुश्ती में इतनी व्यस्तता रही होगी कि आप इस तरह से ससुराल में। बिल्कुल सर। वो जब अगर आप इतना लोगों में रहते हैं तो वो फोकस नहीं रह पाता आपका, और उनको टाइम, रिश्तों को टाइम देना पड़ता है। जो टाइम मैंने जो रेसलिंग में दिया वो फैमिली को देना पड़ता। तो मैंने वो त्याग किया है। वो कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स पर्सन वो चीज़ें त्यागता है जो एक नॉर्मल इंसान जो इसमें रहता है। तो हमने वो त्याग किया है। अभी जानने की कोशिश कर रही हूँ हर एक रिलेटिव्स को, फैमिली को, गाँव को। अभी पता लग रहा है कि कितने सरपंच होते हैं, एक हलके में कितने लोग होते हैं, कितनी मुश्किल होती है चुनाव लड़ने में। और उनकी समस्याएं देख के, मतलब जो चीज़ें सुनते थे या हम कि ऐसे होता है या ये सुविधा नहीं होती है, तो अभी मेरे को वो चीज़ें फील हो रही हैं। अभी भी मेरे को जैसे 2 दिन हुए हैं, मेरे को आज 3रा दिन चल रहा है हमारा जब से मैं आई हूँ। काफ़ी समस्याएं तो आ चुकी हैं। लोग बता रहे हैं कि ये समस्या है, ये समस्या है। तो खुशी भी हो रही है कि लोग मुझे बता रहे हैं, मुझे इस काबिल तो समझ रहे हैं कि मैं उनकी समस्याओं का शायद निवारण कर सकती हूँ। तो ये भी एक विश्वास, मेरे को एक पॉजिटिविटी में लेके चल रही हूँ। बिल्कुल नई फील्ड है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, एक नया है। और जिन लोगों ने बुरे टाइम में साथ दिया था वो लोग भी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे
जो जंतर मंतर पे हमारे साथ गए थे और काफ़ी एक्साइटेड हैं और उनको देख के भी अच्छा लग रहा है कि मुझे भी देख के उनको, वो मेरे को देख रहे तो खुशी हो रही है कि मतलब वहाँ से यहाँ तक आ गए और हमारे यहाँ पे आए हैं। तो लोग प्राउडली वो बोल रहे हैं कि हमारी बहू है, हमारी बहू है ना। तो कभी इतना फीलिंग आया नहीं था मेरी शादी हो गई है, मैं बहू हूँ किसी की, लेकिन अभी मुझे आ रहा है कि नहीं हूँ। लेकिन मैं जो देख रही हूँ, बहू से ज़्यादा मेरे को प्यार दे रहे हैं। जैसे हरियाणा में प्रथा है घूंघट की या सिर पे चुन्नी लेने की, लोग मेरे को बोले कि आप तो सूट भी मत डालो, आप स्पोर्ट्स के कपड़े डालो, हमें उसमें ज़्यादा वो अच्छे लगते हो आप। तो वो भावनाएं मतलब अलग हैं, वो बेटी से भी ज़्यादा वो प्यार दे रहे हैं। तो मतलब मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि बहुत कितनी लड़कियों को ऐसे मिलता है कि ससुराल में जाके आपको बिल्कुल आज़ादी है हर एक चीज़ की, आपको एक बेटी की नज़र से देख रहे हैं, आपको उससे भी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ये बताओ, ये जो घर है ये आपके सोमवीर राठी जो हस्बैंड है उनका पुश्तैनी घर है जो ठीक मेरे पीछे दिख रहा है, और बहुत छोटा सा एकदम मध्यम वर्गीय परिवार का घर है। कई बार आप जो ओलंपियन या मेडलिस्ट या दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले जो पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, आप उनको देखते हैं जब स्टेडियम में या मैच के दौरान टेलीविज़न चैनलों पर, लेकिन अगर पृष्ठभूमि देखें तो ऐसी पृष्ठभूमि से निकलकर ये लड़कियां, विनेश फोगाट जैसी लड़कियां और दुनिया भर में नाम रोशन करती हैं। तो ये एक वो आर्थिक पारिवारिक स्थिति भी दिखती है। बिल्कुल, देखो जैसे इधर भी जो पुराना घर है, जो मेरे गांव में भी जो घर था, तो एक बार अभी थोड़े दिन पहले ही, मतलब 1-2 साल पहले ही मेरे भाई बोले कि उसको तोड़ते हैं। तो मैं बोली कि आप तो तोड़ दोगे, लेकिन आपको नहीं पता यहाँ से मेरे को कितना मोटिवेशन मिलता है। मैं अपनी चीज़ों को संजो के रखना चाहती हूँ। मेरे को वो बार बार वो चीज़ें याद दिलाता है कि आप कहाँ से आए हो। मैं वो भूलना नहीं चाहती, मैं किसी उस चकाचौंध में नहीं खोना चाहती। सही बात। एज ए ह्यूमन बींग मैं जहाँ से आई हूँ मैं प्राउडली कहती हूँ, और मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है। शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि इतनी बड़ी पहलवान है ऐसे, मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं इस चीज़ में। हाँ है तो क्या होगा, मतलब हमारा परिवार है, हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत से एक एक ईंट को सजो रखा है यहाँ पे ना। तो उनकी चीज़ों को संभाल के रखना, अपनी मेहनत से वो सब हासिल किया। बिल्कुल। और उसके लिए नहीं है कि जैसे होते हैं ना चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, आपने स्ट्रगल करके वो जगह बनाई और वहां तक दुनिया के हमने ऊंचे से ऊंचा मुकाम भी देख लिया है और बुरे से बुरे दौर से भी हम गुजरे हैं। और बस हमें प्राउड है हम जहाँ से आए हैं। मेरे को बिल्कुल इस चीज़ में बिल्कुल शर्म नहीं है। मैं प्राउडली अपना घर दिखाऊंगी सबको, और मेरे को वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि मैं कहाँ से क्या आई हूँ। और मुझे मेरी विचारधारा थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है काफ़ी सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उनसे। मेरे को ऐसे लगता है कि आप अच्छे इंसान होने चाहिए। घर में जो कुछ भी है वो मैटर नहीं करता है, आपका घर कैसा है, आपका ज़मीर, आपका मन, आपकी आत्मा कैसी है, वो ज़्यादा मैटर करता है। और उसको मैं साफ रखने की कोशिश करती हूँ बस। अब ये बताओ, चूंकि अब जो मैंने शुरू में सवाल पूछा कि आप सियासत के अखाड़े में हो, आप जहाँ बहुत दावपेच है, बहुत चुनौती है, बहुत बड़ा नेटवर्क, कार्यकर्ता, जनता, दूसरे लोग बहुत कुछ तय करते हैं। कुश्ती में तो क्या होता है विनेश, आपने बहुत तैयारी की, लगातार आपने अपने को तैयार किया 3 साल 4 साल, और उस पर सामने वाले को पटक दिया 3 को। यहाँ आपकी सारी तैयारी जनता और सामने कार्यकर्ता और लोगों पर निर्भर है। आप कितनी भी तैयारी करो तो वो सब क्या पता चल रहा है आपको 48 घंटे में? बिल्कुल, ये क्या तजुर्बा हो रहा है? बल्कि तजुर्बा बस यही है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शिकायतें करते हैं कि देखो आप पहले नहीं थे यहाँ पे, या इसके बाद आप चले जाओगे। उनके सवाल हैं वो पूछना चाह रहे हैं। पहले अगर कोई मेरे से पूछता तो शायद मैं जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझ, लेकिन आज मेरे को उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि मैं उनकी एक जिम्मेदारी बन के आई हूँ। उन्होंने वो मेरे को, अगर मैं उनको नहीं बताऊँगी तो उनको विश्वास नहीं दिलाऊँगी तो वो मेरे को आगे नहीं भेज पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आवाज़ बनूँ। आवाज़ तभी बनूँगी जब मैं उनमें अपने प्रति में अपना विश्वास जगा पाऊंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दाव पेच वहाँ फेल हो जाता है जब आप मेहनत करते हो ईमानदारी से। आप अपने लिए ईमानदार हो, आप अपने लोगों के प्रति ईमानदार हो, आप अपने काम को काम समझ के काम करोगे, ना कि बिजनेस समझ के करोगे। तो वो एक मुझे ऐसे लगता है कि वो हर एक चीज़ में से आप निकल जाओगे। अब चूंकि आपके पास वक्त, विनेश को बहुत जगह कैंपेन करना, वक्त कम है, तो जल्दी जल्दी मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तो जैसे आप चुनाव में जब आपके टिकट का ऐलान नहीं हुआ था कांग्रेस से, जब आप आई, दीपेंद्र हुड्डा ने एयरपोर्ट पर वेलकम किया, फिर दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा से आप मिली, फिर राहुल गांधी से मिली, तो एक अंदाजा लग रहा था। लेकिन 3 कंस्टिट्यूंसी की बात चल रही थी, दादरी, ये और एक और बाड्रा, 3 जगह। तो जुलाना कैसे तय हुआ, मतलब ससुराल कैसे देखो सर, ये तो पार्टी नहीं तय किया, मैंने कोई ऐसे ऑप्शन नहीं दिया। और पहले मैं रेडी भी नहीं थी, सही बताऊं तो। दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब की जो आप बात करें, वो आप देखना बहुत सारे खिलाड़ियों को भी पहले लेते आए हैं। शायद मेरे साथ में पहली बार था, क्योंकि मैं कभी
कांटेक्ट में नहीं थी ज़्यादा, मैं रहती भी नहीं थी। मेरा ये मानना है कि मैं किसी को बिना बात के, बिना किसी चीज़ के, बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ। तो पहले जैसे बजरंग मेडल लेके आया था, योगेश्वर दत्त जब अपने टाइम पे मेडल लेके आए थे तो उनको भी रिसीव करने जाते थे। तो बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने रिसीव किया। तो वहाँ से ऐसे पॉलिटिक्स का अंदाजा लगाना वो तो चलो ठीक है, अज्यूम करते हैं लोग कि ये पॉलिटिक्स है, ये है, लेकिन वो नहीं था। उसके बाद में जब मैं उनके घर पे गई थी तब भी जो आशा आंटी हैं उन्होंने मिलने का बोला था, दीपेंद्र की माँ। हाँ जी, हाँ जी। और जो उनकी वाइफ हैं भूपेंद्र हुड्डा जी की वाइफ, हाँ नहीं, दीपेंद्र जी की वाइफ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वाइफ और दीपेंद्र भाई साहब की मम्मी। तो सभी लोग मेरे से मिलना चाह रहे थे एक बार। मैं उनसे पहले भी मिली थी, क्योंकि एक बार बीच में ना जाने से पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी जब हम बैठे थे। तो बस उनके मिलने के लिए हम कम से कम 1.5-2 घंटे हम बैठे हैं वहाँ पे। कोई पॉलिटिकल चीज़ें नहीं थी, स्पोर्ट्स के ऊपर भी, और क्या हो सकता है, क्या हुआ है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। तो वो एक पारिवारिक एक मुलाकात थी और वो लोग इतने इमोशनल थे, वो मतलब दुखी थे मेरे लिए, क्योंकि वो लोग आपके लिए जंतर मंतर भी दीपेंद्र हुड्डा गए थे सपोर्ट में कई बार, तो एक कनेक्ट था। तो नहीं बिल्कुल, देखो उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए मैं अभी कांग्रेस में आ गई इसलिए मैं तारीफ नहीं करी हूँ। हमेशा से स्पोर्ट्स में जो दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब ने और भूपेंद्र जी ने किया है वो बहुत सराहनीय है, वो रहा है। और 10 सालों में किसी भी खिलाड़ी से पूछना आप, स्थिति अच्छी नहीं है स्पोर्ट्स के हरियाणा में। स्पोर्ट्स क्यों ग्रो हुआ था? उन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं, इतनी अच्छी जॉब और पैसा सब कुछ दिया था। एक खिलाड़ी होने के नाते आपको मतलब उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप फैमिली बैकग्राउंड किसी का भी देखोगे, वो इतना वेल टू डू नहीं है, तो उन्होंने वो सब प्रोवाइड करवाया था उस टाइम पे। ये बस ये लगा लो बिल्कुल एंड में ही होके ना, बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैं मिली हूँ, बहुत सारे लोग घर पे आए हैं, तो 1-2 दिन तो ऐसा था कि लोग रो रहे थे या जो भी, लेकिन वही लोग जब सेकंड टाइम मिले ना, वही लोग कि आपको भी आना चाहिए, तो आपको टिकट लेना चाहिए। की बात हुई कि जुलाना, नहीं, दादरी, मतलब आपका मायके का इलाका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बस ये, जब मेरे से बोला गया कि आपको लग रहा है अगर आप कुश्ती करना चाहते हो तो आप कुश्ती करो, हम आपके साथ में हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो तो भी हम आपके साथ में हैं। तो कब सोचा आपने? ये बिल्कुल मतलब ये लगा लो एंड में ही जाके हो रहा था। बजरंग और हम सारे डिसाइड ही कर रहे थे कि किसको क्या, फिर हमने पार्टी पे छोड़ दिया कि ठीक है आप डिसाइड कीजिए। तो उन्होंने जुलाना डिसाइड किया। उन्होंने तो जुलाना जब उन्होंने डिसाइड किया पार्टी ने, तो आपको कभी ये लगा कि पता करूं जुलाना में क्या है, जुलाना में कॉम्बिनेशन क्या है? आप जानते हो चुनाव में कहानी अलग होती है, यहाँ पब्लिक तय करती है कौन सा कास्ट, कितने वोटर, पिछला कौन, आगे कौन, पिछली बार कौन जीता, तो ये सब कभी पता किया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी सोचती भी नहीं हूँ, इतनी चीज़ों में मैं ज़्यादा घुसने की कोशिश नहीं करती। बस मुझे अपनी ईमानदारी, सच्चाई पे पता नहीं क्यों इतना विश्वास है कि मैं चलती रहती हूँ। एक मुझे पॉलिटिक्स में आके थोड़ा सा एक ये जो जात का और ये सब है ना, ये मुझे बहुत एक खराब लगा। पता चल रहा है कि नहीं आपको? नहीं चल रहा है कि ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा है। ये जैसे मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देखूँ तो मुझे सिंगल लड़की का ये नहीं पता होगा कि ये किस कास्ट से है। सही बात। अभी इसमें ज़्यादा है। बस मेरा एक मोटिव मैंने ये बनाया कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कम से कम करूँ, उसको खत्म करूँ। तो ये विनेश, जुलाना जो है, जो सीट है जहां अभी हम हैं, जो विनेश की ससुराल है, जुलाना बड़ी टफ सीट है। ये आपको अंदाजा 3 बार से कांग्रेस जीती नहीं है 2005 के बाद से। और मैं अपने वीडियो में बता रहा था 67 के बाद से अब तक 15 चुनाव हुए, सिर्फ 3 बार कांग्रेस जीती है। तो एक टफ सीट है, तो एक चुनौती है आपके सामने। सर हमारी तो जिंदगी टफ रही है बचपन से ही, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ से क्रॉस करके यहाँ तक आए हैं। तो टफ का तो हमारे सामने सवाल ही नहीं है। जो चीज़ें टफ हैं, मुश्किल हैं, वही तो करने में मज़ा आता है। अगर आसानी होता तो कोई आ जाता। अगर मेरे को भेजा है तो किसी कारण की वजह से ही भेजा है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोगों ने मुझे विश्वास, जो प्यार दिया है, उनको मैं बरकरार रखूँ और डेफिनेटली जीतेंगे हम सीट को। मैं अपनी मेहनत पे यकीन करती हूँ। परमात्मा साथ में है, आपके लोग आपके साथ में है, और किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या करना चाहते हो जुलाना से जीत के? क्या जुलाना में नहीं है जो विनेश अगर चाहती हैं जीतें तो करें? वैसे अगर सरकार बन गई कांग्रेस की, जो बहुत सारे लोगों को लगता है, तो बहुत सारे लोग माने बैठे हैं कि विनेश मंत्री तो बनेगी, खेल मंत्री बने या कुछ। आपके जो समर्थक हैं वो आज भी नारे लगा रहे थे कि अगली खेल मंत्री विनेश फोगाट। वो भावनाएं हैं सर, अगर सरकार बनी नहीं, तो बिल्कुल उनकी भावनाएं हैं। वो चलो ठीक है, वो जो बोल रहे हैं, जो आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है जो मैंने देखा है। जैसे सड़कें बिल्कुल बेकार हैं। जहाँ हमारा ऑफिस है वहाँ पे भी सड़कें अच्छी नहीं है। तो पूरा जुलाना से, अब जब मैं आई थी पहले दिन, तो हमने 4-5 गाँव से होकर हमने अपना काफिला
जो है, जो भी स्वागत का था, वो गाड़ियाँ निकली थी, पूरे रास्ते पे ऐसे था कि रोड ख़राब है। तो वो एक मेन है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जींद का जो ये एरिया है ना, ये बहुत खेती से जुड़ा हुआ और किसानी से जुड़ा हुआ एरिया है। तो यहाँ पे जो नहर का पानी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या है कि लोगों को वो मिल नहीं रहा है और लोग बहुत परेशान होते हैं खेतों तक पहुँचाने के लिए। तो वो मुझे पता चला है। और बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं ऑब्वियसली इस घर में रहती हूँ, मुझे पता है सुबह और शाम, रात को बिजली जा रही है तो मैं मच्छर काट रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। अभी आज मैं जा रही थी तो कॉलेज में जाने वाली 20-25 लड़कियां खड़ी थी, मैं उनसे मिल ली। तो उन्होंने बोला कि दीदी, अगर हम कुछ अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, तो ट्रेनिंग के लिए कोई स्टेडियम नहीं है कि हम थोड़ा रनिंग या कुछ ऐसा कोई एक्टिविटी कर सके। तो वो एक स्पोर्ट्स का एक बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ अभी भी है। और एक वही लड़कियों ने मुझे बताया कि कॉलेज में जाने के लिए प्लीज़ अगर कोई बस हो जाए हमारे लिए, क्योंकि हम 1-1, 2-2 घंटे तक खड़े रहते हैं लाइन में, तब जाके बस मिलती। कई बार बस फुल भी हो जाती है तो कुछ लोग रह भी जाते हैं। तो है ये तो जो नॉर्मल समस्या है सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा सही बात है, वो हर और जगह एक में आते टाइम एक और चीज़ हुई थी। एक गांव में कोई बिजली का जो ये ट्रांसफार्म जो होता है, उसमें वो हर दूसरे दिन वो ख़राब हो रहा है। और एक आदमी का तो ऐसे उसके ठीक करने में हाथ जल गया था, पंग हो रहा था पूरा। तो वो देख के तकलीफ भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था, लेकिन एक हौसला भी मिल रहा था कि हाँ चलो ठीक है, ये कुछ तो मुझे मिल रहा है जिस पे मैं काम कर सकती हूँ या उनको विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं इसको पूरा करूँगी। तो अब एक तो ये है जो आपने सोचा होगा, जो आपको फीडबैक मिला होगा, और दूसरा जो है जब आप पॉलिटिक्स में आ जाते हो तो आप पर बहुत तरह के आरोप लगने शुरू होंगे। अभी तो बीजेपी के लोग जब कैंपेन करेंगे तो बहुत तरह के आरोप लगाएंगे। फिर वे कहेंगे कि विनेश जब वहाँ जंतर मंतर पे थी तभी पॉलिटिकल उनका इंक्लिनेशन था, इसलिए उनको लाने की कोशिश हो रही थी, वो तो पॉलिटिक्स करी थी। आपको पता भी चल रहा होगा ये आरोप लग रहे हैं। उन आरोपों का सामना कैसे करोगे आप? वो तो सर देखो, जिनके सामने हमने लड़ाई लड़ी थी वो बीजेपी का सांसद था, अभी भी है ही पार्टी में, उसका बेटा भी सांसद है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो तो जितना दे सकते हैं, वो 2 साल से में जितना वो कर सकते थे उन्होंने अपने लेवल का बेस्ट किया है। और वो तो उनका बस चले तो हम आज 3 दिन से ब्रजभूषण शरण सिंह रोज इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने खुली छूट दे रखी ना कि हाँ ठीक है अभी आप करो। तो हालांकि उनको कल कहा गया कि उनको कहा है मुंह बंद रखने के लिए, उसके बाद फिर उनका कोई बयान आ गया। वो लगातार बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने एक परसों बहुत तल्ख बयान दे दिया कि जैसे महाभारत के समय में पांडवों ने द्रौपदी का इस्तेमाल, द्रौपदी के साथ गलत हुआ जो दाव पे लगाया, वैसे ही हुडा परिवार ने बहन बेटियों के साथ दाव पे लगाया। ये बहुत ही अच्छी हरकतें हैं इनकी ना, किसी परिवार के ऊपर ऐसे आप आरोप लगा रहे हो, आप अपनी गलती स्वीकार ना करके जो अपना जो गंदगी है वो दूसरों पे डाल रहे हो। लेकिन कोई नहीं, वो तो टाइम आता है सबका, कोर्ट में केस चल रहा है, हम लड़ रहे हैं। और ये तो सच्चाई तो देश के सामने ला के रहेंगे, ये चाहे कितनी झूठलाने की कोशिश कर ले, कितना बचने की कोशिश कर ले। वो बोलते हैं ना, सच्चाई तो पता नहीं कितने रास्ते खुल के आ ही जाएगी सामने। तो वो तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। वो कितना ही कुछ बोल ले, कितना ही क्या बोले, 2 साल से हम जेल ही रहे। वो तो बोल रहा था कि ये नेशनल नहीं खेलना चाहते, ये रूल बदलना चाहते हैं, ये तो बच्चों का हक खाना चाहते हैं। सब कुछ फेयर तरीके से किया, उनके लोगों के बीच में से रह के किया। वो जो चाहते थे वो नहीं हो के मेहनत के दम पे हमने किया। अभी भी बोल रहा है कि वो ओलंपिक्स में चीटिंग करके चली गई, उसका तो क्या करे, उसका तो क्या करके चली गई। हमें ओलंपिक्स में चीटिंग करके चली गई, अभी पता नहीं कल को क्या बोलेंगे। 2 कैटेगरी में कैसे उसने 5 घंटे तक ये किया, होल्ड किया, फिर 53 और 55 केजी में दोनों में कैसे पॉलिटिक्स तो उन्होंने किया कि जब मैं 53 में खेलने वाली हूँ, मेरे को ट्रायल्स 53 में देना, उन्होंने ट्रायल ही नहीं होने दी 53 की या किसी भी वेट की। नहीं तो रूल बना रखा था कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई के बाद में हम ट्रायल्स लेंगे। सभी ने बोला भी, जिस ट्रायल्स की वो बात कर रहे हैं उस टाइम पे ये रूल वो बोल रहे थे कि जो टॉप 4 होंगे और कोई भी कोटा लेके आएगा और टॉप 4 की कोटा के साथ में मैच होना है, तो ये ऑब्वियस सी बात थी, इसलिए मैंने ट्रायल दिया। और टॉप 4 था, वो कोई कंपटीशन के लिए वो नहीं था। तो ठीक है, वो रूल उसने कभी कुश्ती नहीं की, उसको क्या पता रूल का। और रूल भी उसने तभी तो उसने ऐसे अड़ंग बड़ंग जो रूल है उसी ने बना रखे थे, वो हमारे भी नहीं बनाए हुए थे। वो तो देखो जनता जवाब देगी। एक और वीडियो ब्रजभूषण का वायरल हो रहा है, किसी इंटरव्यू में कहा है, जब पूछा कि इंडिया का मेडल था नहीं आया तो आपको अफसोस नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं तो खुश हूँ क्योंकि वो चीटिंग करके गई थी, वो दूसरों की हकमारी कर रही थी। अभी आप देख लो, जो देश के मेडल को जो इसीलिए तो मतलब इनको ईगो हर्ट हो रहा ना कि विनेश का मेडल था, देश का नहीं था। अगर वो मेडल आता तो देश के जो 6 मेडल हैं वो साथ में काउंट होते। ये इन्होंने कभी किया नहीं है, उस चीज़ से गुजरे नहीं है। तो इनको क्या महत्व पता है। वो तो 15-15 रुपए में ओलंपिक मेडल बता रहे थे, तो वो खरीद के लिए आए 15-15 मेडल। क्यों बोल रहे हैं विनेश के कारण मेडल नहीं आए? तो 15-15 में मिलते तो हैं, विनेश के इतनी औकात ही नहीं है 15-15 में मेडल ले आए, तो आप खरीदो ना। हाँ। तो वो तो एक बहुत ही नीच लेवल का, और मैं उसके बारे में तो क्या ही बोले, उसके लेवल का तो मैच ही नहीं कर सकते कुछ भी। वो तो ऐसा इंसान है। तो
उसके बोलने का जो भी है वो रिजल्ट, वो तो कोर्ट में हम उसको जवाब दे रहे हैं हर चीज़ का। विनेश ये बताओ कि जब आप पेरिस ओलंपिक में जब आपने एक दिन में 3 बाउट खेले, हम सब लोग टीवी पर, पूरा देश देख रहा था टकटकी लगाए हुए, और हम उम्मीद में थे कि बस अब विनेश तो सिल्वर जीत गई, और जिस तरह से आप खेल रहे थे तो लगा कि गोल्ड तो भारत के हाथ में है। लेकिन उसके बाद जो हुआ पूरी दुनिया के सामने है। तो पहली बार चूंकि आपसे मिल रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि एक तस्वीर देखी विनेश हमने, और हम सब लोग भावुक हुए जब आप शायद ज़मीन पर बैठे हो एक रेलिंग के पास ट्रैक सूट पहने हुए, और वो तस्वीर देखकर मतलब लाखों लोगों ने उसको जूम इन करके देखा होगा, आपके चेहरे का भाव और हताशा। तो वो कब की तस्वीर थी और क्या था, जरा हम चाहते हैं बताओ। वो वेट कट के टाइम का चल रहा था, मैच के बाद में। आप तस्वीर समझ रहे हो किस तस्वीर? नहीं, मैं समझ गई। ब्लैक उसमें ब्लैक। जो वेट कट का जो हाँ, हमारा एक वो जी, ट्रैक सूट जी, होता है, वो मैंने पहना हुआ था, सोना जी। सूट। तो वो उस टाइम की तस्वीरें हैं जो सबको पता ही है। मतलब अभी मैं उस चीज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए बहुत। मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा सा कि इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे मैं बैक करके रखूँ। और जो भी हुआ है, मैं एक एक चीज़ें मैं मतलब बहुत छोटी डिटेल में है, मैं अभी इस चीज़ पे जाना नहीं चाहूँगी जितना भी है। बस लेकिन दो तीन गलत हुआ बातें जो है आप मेरे बता साथ सकते में, हो। गलत हुआ है मेरे हाँ, साथ जैसे में। आप कह रहे हो ना गलत हुआ है, और आपने अभी 2 दिन पहले किसी इंटरव्यू में भी शायद बोला कि सरकार चाहती तो मेडल मिल सकता था, बिल्कुल, गलत हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या गलत हुआ? अगर किसी भी दूसरे देश में अगर किसी भी नागरिक के साथ में गलत होता है, एक तो वो नागरिक अगर लड़ाई लड़े, एक जब वो देश रिप्रेजेंट करे, उसमें फ़र्क होता है कि नहीं होता ऐसे। तो वही फ़र्क मेरे साथ में था बस। क्या हुआ? मैं अकेली खड़ी थी वहाँ पे। सरकार अगर अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करती, सरकार अगर अपना जो बोलते हैं कि मोदी जी का तो डंका बजता है, तो वो डंका अगर उधर बजा देते तो शायद वो 6 के मेडल 7 हो सकते थे। तो जैसे ये आया कि भाई हरीश साल्वे जा रहे हैं सरकार की तरफ से, आईओए की चीफ जो है पीटी उषा बात कर रही हैं, फिर जो नहीं, कुश्ती नहीं। फेडरेशन के अध्यक्ष संजय सिंह बयान रोज नहीं, दे वो रहे तो थे कि हम अध्यक्ष थे सब ही लोग नहीं। जो अगर बात कर रहे अगर हैं। कोई फेडरेशन, अगर इंडिया के गवर्नमेंट ने अगर बैन कर रखा है, तो वो अध्यक्ष कैसे हुआ? वो कैसे पीटी उषा के साथ में खड़े हो सकते हैं? आप सोचो ना, वो आदमी क्यों गया हुआ था वहां पे? जो आदमी जिस चीज़ को, जो फेडरेशन को, जो अपनी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जिसको रिकग्नाइजेशन नहीं दिया हुआ है, वो आदमी ओलंपिक्स जैसे इवेंट में गया हुआ है, वो इंटरनेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट से मिल रहा है, उसके क्या मतलब और मायने निकाल सकते हो आप? आप सोच लीजिए जो भी है, मतलब मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। क्यों मिला वो आदमी? वो क्या करने गया था वहाँ पे? पीटी उषा मैम आए थे, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हाँ, थी, एक पिक्चर देखी मैंने। पिक्चर खींची, हाँ ना, कुछ भी नहीं। क्या मतलब, मुझे तो नहीं पता क्या सपोर्ट मिला वहां से। हाँ, तो जब हमने पीटी उषा के साथ आपकी तस्वीर देखी यहाँ, तो लगा कि चलो आप सरकार जैसे आप और बोल रहे हो ना, ओलंपिक के पॉलिटिक्स में पर्दे के पीछे आगे कुछ होता है, तो वहां पे भी पॉलिटिक्स हुई है। पॉलिटिक्स मतलब इसीलिए तो दिल टूटा ना, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग बोल रहे आप चलो आप छोड़ना मत, रेसलिंग मत करा, किसके लिए करें? हर जगह ही तो पॉलिटिक्स है, तो हम कर लेना पॉलिटिक्स। ऐसी बात है तो फिर कम से कम हमारा जो बुरा हुआ वो आने वाले बच्चों का तो बुरा नहीं हुआ। इस पॉलिटिक्स में वो तो नहीं मरेंगे ना। कम से कम हम जैसे खिलाड़ी अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर हम कुछ कर पाए तो हम उनके लिए खड़े तो हो पाएंगे ना। हमारे हाथ में इतनी तो पावर दे दीजिए प्लीज। क्या पॉलिटिक्स हुई ये तो बताओ थोड़ा, देश को अब तो बताना चाहिए आपको कि नहीं, क्या पॉलिटिक्स हुई। पॉलिटिक्स क्योंकि हम सब लोग जो विनेश फोगाट को जीतते हुए देखते हुए भारत को के हाथ में भाई एक पहली बार कोई विमेन उस कैटेगरी में गई, तो हम सब लोगों के लिए गर्व और गौरव का क्षण था, इंतजार कर रहे थे कि बस होने वाला है। आप उस बेड पे हो जहाँ पे आपको पता नहीं जिंदगी में क्या चल रहा है, आप जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हो, वहाँ पे आप सिर्फ ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हम आपके साथ में खड़े हैं, आप बिना बताए फोटो खींच रहे हो, आप फिर सोशल मीडिया पे डाल के बोल रहे हो हम साथ में खड़े हैं। ऐसे साथ नहीं होता है ना सर। जो पीटी उषा जो हाँ, ये क्या था? ये सिर्फ पोस्टरिंग थी, बताना बस, और क्या था इससे ज्यादा? नहीं, इससे ज्यादा क्या था? हरीश साल्वे सर जो थे वो अगले दिन जुड़े थे केस में। केस किसने फाइल किया था? इंडिया ने किया था या विनेश ने किया था? आपने किया था। हाँ। ऑब्वियसली आपने अपना लीगल जो भी ऑब्वियसली जो पेरिस में जो लोग थे, जो लॉयर थे, उन्होंने वो केस फाइल किया था, मेरे नाम पे हुआ था। वो इंडिया की गवर्नमेंट की साइड से नहीं, तो थर्ड पार्टी बने थे। तो होना ये चाहिए था कि जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आया तुरंत भारत सरकार की तरफ से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना चाहिए था। क्यों नहीं? हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए हैं, और इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? हमारी भारत सरकार करती है ना किसी भी इंटरनेशनल स्टेज पे। वही तो हमारा देश उनको क्यों चुन के भेजता है? यही ना कि वो हर देश के हर एक नागरिक को रिप्रेजेंट करे, हर एक कदम पे, हर एक जगह पे।
तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि इससे पहले वो मीडिया में बयान देने के लिए भाग रहे हैं, किसी और के कंधे पर रख के बंदूक चलवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नाप शनाप बुलवाने की और कोशिश। संजय सिंह यहाँ बयान दे रहे थे कि हम बात कर रहे हैं, हम ओलंपिक एसोसिएशन संघ से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब संजय सिंह वहाँ था तो उसके ऊपर आप पॉजिटिव रिजल्ट की संभावना कर भी कैसे सकते हो? तो संजय सिंह के इंटेंशन पे भी आपको डाउट है कि डाउट का तो मतलब सवाल ही नहीं है सर, डाउट ही डाउट है। वो उसके ऊपर विश्वास कौन कर सकता है? वो तो डम्मी बिठा रखा है ब्रजभूषण ने। हाँ। वो तो एक बिल्कुल डम्मी कैंडिडेट है। वो आज भी फेडरेशन ब्रजभूषण के घर पे चलती है। कोई भी किसी में ताकत है उसके घर पे जाओ, देख लो, आज भी वहीं पे कंप्यूटर सब कुछ पेपर वर्क उधर ही चला है। झूठा एक ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस में बस दिखाने के लिए कि ये ऑफिस खोला हुआ है। उस ऑफिस में जाके काम देखो, एक उसी कोठी में जाके जहाँ पे वो चल रही थी उधर आज भी चल रहा है। वो सिर्फ डम्मी कैंडिडेट है। वो आज भी खिलाड़ियों को बुला बुला के डरा रहा है कि तुम फलाने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो, या तुम ऐसे कर दो, या तुम विनेश के खिलाफ चले जाओ, या विनेश के साथ मत जाना। बहुत सारे खिलाड़ियों को कर रहे हैं। तो जब आप डिस्क्वालिफिकेशन का आपको कब पता चला? जैसे ओवरवेट शाम को हुआ थर्ड गेम के बाद, उसके बाद आपको लगा ओवरवेट है। जो यहाँ आई खबर वो हम सब लोग को परेशानी पैदा करने वाली थी। पूरा देश को पता चल रहा था कि भाई विनेश ने हेयर कटिंग की, नेल कटिंग की, विनेश ने वेट कट करने के लिए रात में ब्लड लॉस किया। ये सब जब रात भर आपने ये किया, सोना बाथ सूट में, या साइकिलिंग की, या बहुत तरह की एक्सरसाइज की आपने, होल नाइट आप सोई नहीं एक मिनट भी, ये सब यहाँ एक्सप्रेस और अखबारों में 8-8 कॉलम। सर मैं इस चीज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना था। ये बहुत मतलब इमोशनल चीज़ है मेरे लिए ना। वो दौर, वो हर चीज़, मतलब जो अगर आप जंतर मंतर की बातें करो वो भी हमारे लिए एक इमोशनल पीरियड था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप उस पीरियड से निकल के आपने रेसलिंग कर कैसे लिया। तो मैंने वो एक सेट बनाया हुआ, हर एक का रूम बनाया हुआ, हर इमोशन का। वो रूम में मैं अपना लॉक लगा के बैठी हूँ, ठीक है। अब कभी निकलेगा अच्छे से, जिस दिन मन होगा कि हाँ आज भी निकालना है, अभी मेरे को वो चीज़ें क्लियर करनी है, या हमेशा के लिए बंद ही रखना है वो डोर, तो वो मैं नहीं ओपन कर सकती। आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो। बहुत लोगों को ये सही में लग रहा था कि जो जंतर मंतर पर इस तरह से जिसके साथ हुआ, 38 दिन बैठना, घसीटना, वो सारी तस्वीरें हम लोग बार बार देखते हैं और दिखाते हैं। वो विनेश आखिर कैसे पर्दे के पीछे लगातार तैयारी करती हुई और उसके बाद वहाँ पहुँच गई कि एक दिन में 3 पहलवानों को चित कर दिया। जंतर मंतर से जाने के बाद में जब ऑपरेशन और ये सब मैं रिहैब में थी, तो 1-2 इंटरव्यू के लिए भी लोग आए थे वहाँ पे। ठीक है, वो पेपर के थे, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी मुझे ही पता है। तो मैं उसको मैंने क्लोज कर रखा है, वो रूम को मैंने बंद कर रखा है। वो इमोशनल जो बैगेज है वो मैंने बंद कर रखा है। अगर मैं उसको खोलती तो मैं डेफिनेटली ओलंपिक्स तक नहीं जा पाती। तो जैसे ऐसे ही मैंने ये ओलंपिक वाला भी मैंने रूम क्लोज कर रखा है। विल पावर था कि हमें दिखाना है, हमें खारिज किया जा रहा है, हमें ये 15 रुपए में मेडल आने की बात कर रहे हैं, ये खत्म हो चुके फूके हुए कारतूस हैं। इस तरह के बयान ब्रजभूषण शरण सिंह दे रहे थे। तो आपको वो विल पावर थी, वो ताकत आई बाउंस बैक करना कि मुझे ओलंपिक में। नहीं, हम बाउंस बैक तो तभी करते ना जब हम कुछ रह नहीं जाते हैं। हम तो बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल तुरंत में मेडल। 22 में तो हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने मेडल जीता है। वो 2-3 महीने के पीरियड के बाद ही तो हमने किया है। तो 2-3 महीने में आप कैसे खत्म हो गए? वो जो उसने पूरे देश में भरम फैलाया था, जो झूठ बोली थी, जो साजिश करना चाह रहा था, बस ये था कि चलो ठीक है, हमने एक अच्छी इंटेंशन से तो स्टार्ट किया था, लेकिन हम उतनी तैयारी के साथ में वहाँ नहीं बैठे थे। हमने सोचा था कि हम देश के खिलाड़ी हैं, हमारी इज्जत है, हमारा मान सम्मान है। अगर हम बोलेंगे और कोई सामने कोई ऐसे कोई इंसान खड़ा होगा तो शायद देश हम पे विश्वास करे, शायद देश का प्रधानमंत्री हम पे विश्वास करेगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो अच्छा, जब डिस्क्वालीफाई हुई आप, तो क्या भारत सरकार के खेल मंत्री की तरफ से, भारत सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ से आपको कॉल नहीं गया? नहीं, कोई कॉल नहीं आया। एक कॉल आया था बात करने के लिए, मैं बताना नहीं चाहती उसका भी डिटेल में। मैंने मना कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री की तरफ से आया या किसी मंत्री नहीं, की मैं तरफ? नहीं कर सकती। नहीं, ठीक है जिसका भी आया, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे जब आप बुरे दौर में साथ नहीं खड़े थे, तो अभी तो मैं बहुत अच्छे दौर में हूँ। मेरे लोग मेरे साथ में खड़े हैं, मेरी फैमिली साथ में है। कोई नहीं, मैं हार गई हूँ, लेकिन मैं ओलंपिक्स में हूँ और अपनी मेहनत से वो किया है। तो मैं उस इमोशन का, उस मोमेंट का मैं कोई मजाक या कोई सोशल मीडिया पे कोई मजाक नहीं चाहती थी, है ना। वो बहुत प्योर इमोशन है, बहुत प्योर मेहनत है, और उसको कोई अगर यूज़ करना चाहे तो डेफिनेटली मैं उसको कोई ये चीज़ नहीं दे सकती। आप ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले के बाद भी आप कई दिन पेरिस में रही, शायद इस उम्मीद में कि ये रिवर्सल हो जाएगा, या इसलिए हाँ, वो केस चल रहा था तो हम क्योंकि अगर हम इंडिया में आए तो लोग क्या पूछेंगे, तो हम क्योंकि केस चल रहा तो आप भी क्लियर नहीं हो, क्या पता क्या हो, है ना। तो बस वो पेपर वर्क में और लॉयर से बात कर रहे थे, वो सब कुछ चल रहा था, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे कि जब तक क्लियर ना हो
तब तक लोगों के बीच में जाना है, अगर आपके पास में क्लियर पिक्चर है तो आप लोगों के बीच में जाओ, नहीं था तो हम उधर बैठे थे, वेट कर रहे थे कि क्या फैसला आता है और तभी हम जाएं लोगों के बीच में। तो आपने एक बार संन्यास लेने जैसा भी एक बार लिखा कि माँ मैं कुश्ती से हार गई, ऐसा कुछ लिखा था शायद जी। और उससे लगा मैसेज आया बिटवीन द लाइंस कि आपने फैसला कर लिया कि अब आप कुश्ती से अलग होंगी। लेकिन बाद में फिर एक लंबी चिट्ठी लिखी जिसमें आपने कहा कि मेरे भीतर कुश्ती बची है और आप अगली ओलंपिक में अभी जो कुछ हुआ उस सिनारियो में बेस्ट मुझे लगा कि इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती किसी भी चीज़ को, ना मैं इमोशनली ले सकती हूँ, ना मैं फिजिकली ले सकती हूँ, क्योंकि हर जगह पे जब ऐसे लोग बैठे हैं जो ओलंपिक्स तक को अगर आपको खींच के ला सकते हैं तो इससे ज़्यादा तो आप क्या। मैंने जो प्रूव करना था वो मैंने किया, अपने लेवल पे बेस्ट किया और पूरे देश ने भी देखा है। चलो ठीक है, एंड उसका अच्छा नहीं हुआ तो इस बात का मतलब मलाल ज़िंदगी भर रहेगा। वो एज ए खिलाड़ी आपको रहता है। अगर मैं आज दो इंसान हूँ, ठीक है, एक एज ए खिलाड़ी हूँ, एक मैं नॉर्मल इंसान हूँ। अगर मैं नॉर्मल इंसान हूँ तो मैं भाग्यशाली हूँ, पूरे देश में मेरे से ज़्यादा कोई भाग्यशाली लड़की नहीं होगी जो अपने ससुराल से, अपने परिवार से, अपने गाँव से जहाँ पैदा हुई और जहाँ पे एंड तक रहना है, हर जगह से प्यार मिल रहा है। अगर मैं एज ए खिलाड़ी रखूँ तो उस चीज़ का मलाल मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। तो बस मतलब लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ी चीज़ है, भूलेंगे धीरे धीरे। और जो रेसलिंग का जैसे आप बोल रहे हो तो डेफिनेटली मेरा ये प्लान था कि मैं चलो ठीक है 24 में जो भी हो, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड जो सोमवीर है बात करते थे तो क्या मेरी भतीजी भी है घर पे, वो भी रेसलिंग कर रही है, तो मेरा बस ये कि मैं 32 तक मैं ओलंपिक्स में खेलूंगी और मैं और मेरी भतीजी एक साथ में ओलंपिक्स में जाएंगे और डेफिनेटली मेडल जीतेंगे। वो मेरा प्लान था। लेकिन ज़िंदगी आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलती नहीं है। 2 साल पहले भी हमारी ज़िंदगी नहीं चली थी, आज भी नहीं चली है। सर्कमस्टांसेस रात रात में चेंज हो गए मेरे साथ में। तो बस मेरे को जो उस टाइम पे मेरे को बेस्ट लगा कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकती मैं ना, मुझे हो गया मेरा, तभी मैंने ये कि ठीक है। तो जब आपने फैसला किया तो आपने साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, चूंकि ये 3 लड़कियां उस लड़ाई, उस आंदोलन की चेहरा थी बजरंग के अलावा, इन लोगों से राय मशविरा किया? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं, वो क्योंकि वो सिचुएशन सर बहुत डिफिकल्ट थी हमारे लिए डील करना ना। पॉलिटिक्स में आने की बात, मतलब जब आपने फैसला किया मैं चुनाव लड़ूंगी तब की नहीं, मैंने कोई फैसला ऐसा किया ही नहीं ना। मैं बता रही ना, ये तो बिल्कुल एंड में जाके कुछ चीज़ें हुई हैं। नहीं तो मेरा कोई, मैंने तो जो 32 तक अगर मैं अपनी भतीजे के साथ ओलंपिक के सपने देख रही हूँ, मैं पॉलिटिक्स का तो कभी, क्योंकि ये बहुत टफ एक लाइन है, ये कोई इजी नहीं है पब्लिक में रहना और उनकी बातें सुनना, वो पेशेंस रखना। मेरे में बहुत कम पेशेंस है। वो मुझे लगता है ये फील्ड मुझे पेशेंस और मुझे सिखाएगी कि लोगों अगर गुस्सा भी आ रहा है तो कैसे कंट्रोल करना है। मैं नहीं कर पाती थी, मुझे अब आ रहा है और मैं सीखूंगी डेफिनेटली। तो काफ़ी कुछ ये फील्ड मुझे सिखाएगी। तो मैं डरती थी इस चीज़ से एक्चुअल में कि इस पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। तो कौन दोस्त दुश्मन हो जाता है पता नहीं चलता है। जो आपके साथ खाना खा रहा है वही आपको हराने की लड़ाई में लगा हुआ है। बिल्कुल है ये। तो बस सोचा नहीं था, लेकिन परमात्मा ने पता नहीं क्या लिख रखा है, कहाँ से मुझे क्या निकालना चाहते हैं। शायद जो मेहनत, जो कर्म किए हैं, शायद वो अच्छे चीज़ के लिए वो यूज़ करना चाहता है। बस मैं तो इस चीज़ के लिए खुश रहती हूँ कि चलो मेरे को अच्छे चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। कम से कम मेरे फैमिली, मेरी माँ कभी जाऊँ तो ये किसी मेरी माँ को या मेरे पापा के नाम पे कोई ये ना बोले कि देखो क्या लड़की पैदा कर दी, कितने बेकार काम करी है। कम से कम लोग ये तो बोलेंगे ना कि हाँ भाई एक अच्छी लड़की पैदा की थी। इतनी भी मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं अच्छे कामों के लिए परमात्मा मेरे को यूज़ कर रहा है। जब आप कहते हो कि सरकार चाहती तो फैसला वहाँ ओलंपिक में मेडल का बदल सकता था, ये आप कह रहे हो ऑन रिकॉर्ड कि वो बदल सकता था अगर सरकार ने किया हो, क्या करती सरकार? चूंकि आपने बहुत सारे सर इसके ऊपर ना जाए तो ठीक है, मैं मतलब कभी बताऊंगी इन चीजों चलो तो इसका दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। ओलंपिक से निकल के एक बार चलो, क्योंकि ये मेरे लिए अभी मैं कंट्रोल कर रही हूँ इमोशंस को, आप बार उसी को। अच्छा, मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह तो आपके खिलाफ हैं, लगातार बोल रहे हैं, 2 साल से उनके खिलाफ लड़ी, सब चीज सार्वजनिक तौर पर है, लेकिन सरकार तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो मोदी इसमें क्यों नहीं आपको लगा कि सपोर्ट कर रहे हैं? या उनकी तरफ सरकार के मुखिया तो प्रधानमंत्री हैं। सर मुझे ऐसे लगता है कि ब्रजभूषण के इन्फ्लुएंस में, दबाव में थोड़ी मोदी फैसला करेंगे। अभी दबाव में होंगे तभी तो ऐसे चल रहा है, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अब जब देश के खिलाड़ी, जब आप मेडल ला के, अभी भी वो ओलंपिक्स में जो एथलीट गए थे उनसे मिल रहे हैं, सभी से मिले हैं, जाने से पहले मिले थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई देश का प्रधानमंत्री दबे। लेकिन जो सिचुएशन, जो सिनारियो जो बाहर से दिख रहा है हमें, अंदर की तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हमें तो ये लग रहा है वो उनसे डरते हैं। आप जीत कर आती हैं और उसके बाद अगर मिलना पड़ता है प्रधानमंत्री को आपसे,
तो वो तस्वीर जो 2022 की है शायद, जिसमें बेटा विनेश करके प्रधानमंत्री मोदी बात कर रही हैं, 21 की, हाँ। और उसके बाद वो जंतर मंतर का आंदोलन, जिसमें आप 2 किलोमीटर की दूरी पर लाठी डंडे आप लोगों पर एक तरह से दबाव बन रहा था, तो प्रधानमंत्री के लिए भी असहज होता सामना करना? विनेश को कैसे सामना करते अगर ऐसा होता तो? पता नहीं, मतलब क्या होता वो तो मैंने इतना डिटेल में कभी मैं सोचती नहीं हूँ ये चीज़ें ना। जब आप इतना सोचने लग जाते हो ना, तब नहीं, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मुझे लगता है कि आप नहीं उस चीज़ को डील कर पाते हो। जब स्पोर्ट्स करते हैं तो दिमाग में एक ही रहता है, अपने आप को इम्प्रूव करना। आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, यही तो हमारी जो साइकोलॉजिस्ट होती है वही समझाते हैं, उसी पे हम वर्क करते हैं। और जब वो वर्क पूरा हो जाता है तो कम्प्लीटली वो रिजल्ट अच्छा पॉजिटिव वे में निकलता है। तो मुझे नहीं पता क्या होता, मिलती भी नहीं मिलती मैं, मुझे ये भी नहीं पता है। लेकिन डेफिनेटली जो हमारे लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं ना मिलूं। क्या क्योंकि वो मैं अगर प्रधानमंत्री जी मेरे से बात करें या मिले तो मैं ना मिलूं, ये हमारे लोग चाहते हैं। क्योंकि वो इतना डिसरिस्पेक्टफुल फील कर रहे हैं ना कि हमारी बेटियां जब बैठी थी, घसीटी जा रही थी, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, तो वो उनमें टीस है। तो मैं उनका, अगर वो कुछ भी कोई चीज़ होती तो मैं पब्लिकली मैं उस चीज़ को रखती कि ऐसे ऐसे हो रहा है और आप बताइए मुझे क्या करना है। जो लोग हमारे बुरे टाइम में साथ थे वो लोग इस चीज़ का फैसला करते, मैं नहीं करती। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि गेम भी खेलते रहते हैं और पॉलिटिक्स में भी रहते हैं। एक एमएलए हैं जो शूटर हैं, ये बहुत जी बिहार से, जी श्रेयसी सिंह शायद नाम है। हाँ जी। ऐसे फिल्म में भी लोग हैं, फिल्म में भी और पॉलिटिक्स में भी। आप दोनों करना चाहते हो या कंप्लीट आप निकलोगे अखाड़े से, उस अखाड़े से निकलकर सियासी अखाड़े में? अभी तक तो सियासी अखाड़े में ही रहना है, क्योंकि लोगों का इतना, अगर लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप झूठे वादे करके या झूठी उम्मीदें दिला के आप चले जाओ। वैसे तो मैं लड़की भी नहीं हूँ और मैं ऐसी पॉलिटिक्स करना भी नहीं चाहती बिल्कुल भी। जो मैं, अगर मैं बोलूँ वो मैं करूँ, वो मैं चाहती हूँ। चाहे मैं एक ही बात बोलूँ लेकिन वो पूरा करूँ, वो मेरा एक एम रहेगा। और अच्छा, मैं आखिरी सवाल, कुश्ती का जो 26-24 साल तक मैंने बहुत कुश्ती की है, आगे परमात्मा क्या करेगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग प्लान नहीं चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ही नहीं चल रही है। 2 साल से वो प्लान चल रहा है जो परमात्मा चाह रहा है, तो मैं उनके फ्लो में बह रही हूँ बस। अब चूंकि इनके सामने सहयोगी बार बार इशारा कर रहे हैं खत्म करने, कई जगह इनको जाना है, और मैं भी दिल्ली से सिर्फ विनेश से मिलने, इनसे बातचीत करने जुलाना आया, बल्कि हरियाणा की चुनावी यात्रा मैंने जुलाना से ही शुरू की, क्योंकि जंतर मंतर पर उस 36 दिन के आंदोलन का मैं भी चश्मदीद था। कमोवेश मैं भी 20-25 दिन वहाँ था। अब आखिरी सवाल कि अगर मान लो इफ़ एंड बट में हम हाइपोथेटिकल बात करें, अगर फैसला जुलाना की जनता ने आपके पक्ष में नहीं दिया, तो भी आप राजनीति में रहोगे और इसी तरह से जुलाना में पॉलिटिक्स में रहोगे, या फिर पुनर्विचार करोगे? नहीं, कोई पुनर्विचार की तो बात ही नहीं है अपने लोगों के बीच में। इधर गांव में अपना एक, मेरा तो सपना था, चलो अभी परमात्मा ने क्या पता उस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ भेजाओ कि गांव में रहो और मिट्टी का जो पहले घर होता था वो मिट्टी का घर मैं बनाऊँ और सुकून की ज़िंदगी में ऐसे जीऊँ। तो मिट्टी का घर तो डेफिनेटली बनेगा और अपनों के बीच में रहूंगी तो ठीक है। हार जीत तो एक जीवन का पड़ा हुआ सर, मैं बता रही ना, मैं उस चीज़ में जाती नहीं कभी। हारना जीतना वो होगा तो देख लेंगे, वो टाइप मेरा माइंडसेट है। और मैं वो जो कुछ चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स से मैं लेके आई हूँ, मैं चाहती हूँ वो मैं लेके चलूँ इस चीज़ में। तो हार जीत जो भी होगा, प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। वो शायद एज ए नेता वो मेरे को हरा दे, लेकिन एज ए खिलाड़ी, एज ए इंसान वो मेरे को जो प्यार मिल रहा है वो हर चीज़ से बढ़ के है, हर चीज़ से आगे है। और उस प्यार का कर्ज जैसे भी मैं चुका पाऊँ, चाहे मैं कोचिंग दे के चुकाऊँ या चाहे मैं 2 लड़कियाँ आए उनको मैं अच्छी बातें, अपने जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो साझा करके चुकाऊँ, वो मैं अपना पूरा कर्तव्य निभाऊंगी। और अगर आप जीत गई और सरकार बन गई और आप खेल मंत्री बन गई, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, तो आप खेल के लिए, अखाड़े के लिए, पहलवानों के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि हरियाणा की बेटियां दुनिया भर में नाम कमा रही हैं, तो क्या करोगे? फिर ये भी तो दिमाग में आता होगा कि मेरे हाथ में अधिकार होगा तो मैं ये सब करूंगी। मंत्री नहीं भी बनूंगी तो हमारी सरकार बनेगी तो मैं चाहूंगी ये सब हो। नहीं, क्योंकि आपने फेस किया होगा विनेश कि ये सब चीज नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं बनूं नहीं बनूं वो तो चलो अलग चीजें हैं, लेकिन मैं डिमांड जरूर करूंगी पार्टी से कि जो इंटरनेशनल लेवल का जो एक फैसिलिटीज होता है ना, वो कम से कम हर क्षेत्र में नहीं तो आसपास, जैसे जींद है, जींद के एक उसमें डिस्ट्रिक्ट में तो होना चाहिए, ताकि बच्चों को वो चीज़ें जो, जैसे मैंने शादी के बाद क्यों शिफ्ट किया सोनीपत की साइड में, क्योंकि यहाँ पे रेसलिंग का नहीं था इतना अच्छा। 1-2 थे
स्कूल वगैरह जो ट्रेनिंग के थे, लेकिन वो इतने अच्छे लेवल के या ट्रेनिंग पार्टनर्स नहीं थे जो मेरी हेल्प कर पाए या जो मेरी ट्रेनिंग कर पाए। तो मैं चाहती हूँ कि वो लड़कियों को घर छोड़ के मूव नहीं होना पड़े, क्योंकि लड़कियों का मेरे ख्याल से घर परिवार के साथ रहना ऐसे टाइम पे जहाँ पे वो एक ग्रोह की स्थिति में चल रही हैं, तो वहाँ पे परिवार का सपोर्ट और परिवार की जो महत्वता है वो अगर उनके साथ में रहे तो वो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए ठीक रहेगी। और स्पोर्ट्स में जो जूनियर जो अंडर 17 के जो बच्चे हैं उनके पैसे नहीं मिलते हैं, तो जब मेरे को पहली बार मिले थे मुझे पता उनकी अहमियत क्या थी। मेरे लिए लाखों करोड़ों अरबों से भी ऊपर था वो उस टाइम का जो एक 5 लाख का चेक मिला था मेरे को। तो वो मैं चाहती हूँ कि उनको, वो बच्चों को वो पैसा उस पीरियड में मिले। चाहे आप बड़े खिलाड़ियों से आप डील कर लो कि बड़े खिलाड़ियों से आप ले लो उसमें से, लेकिन छोटे खिलाड़ियों को आप जरूर दो, क्योंकि वहाँ से जो आत्मविश्वास जो खिलाड़ियों में आता है ना वो ओलंपिक्स तक जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनेश, बहुत वक्त दिया आपने। चुनावी इनको कई तरह के कार्यक्रम है उस बीच बहुत वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी चुनाव यहाँ 5 अक्टूबर को हैं, हो सकता है इस बीच और कई बार हमारी मुलाकात हो, जब आप कैंपेन के बीच भी मैं देखने आऊँगा कि जुलाना की जनता क्या सोच रही है। फिलहाल नमस्कार।